नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी अब पूरी हो चुकी होगी, सारी चीज़ें विधिवत होंगी। और क्योंकि परीक्षा के जो अंतिम दिन होते हैं 2 से 3 दिन होते हैं, विशेष रूप से यदि हम देखें तो शरीर को साथ ही साथ दिमाग को, मस्तिष्क को आराम देने के लिए ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे आप पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सप्ताह में यदि हम देखें, सप्ताह के अंतिम दिनों में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हमें अपना जो है आत्मविश्वास जो है उसको उस लेवल तक ले जाने का प्रयास होना चाहिए, उस लेवल तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ से चीज़ें हम अपने पक्ष में कर सकें, जहाँ से चीज़ें सकारात्मक हो सकें। तो विशेष रूप से आप सब जानते हैं, यदि आप सब में आत्मविश्वास है तो निश्चित रूप से आप सभी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आत्मविश्वास की कमी है तो निश्चित रूप से आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मानसिक रूप से अपने आप को सशक्त बनाएं, मानसिक रूप से अपने आप को आप कह सकते हो कि उस लायक बनाओ कि विपरीत परिस्थितियों में यदि आप परीक्षा भवन में पहुंचते हैं, मान लीजिए कुछ प्रश्न स्टार्टिंग के ऐसे होते हैं जिनके जवाब आपको नहीं भी आते हैं, तो भी आप अपने मस्तिष्क को, आप अपने आत्मविश्वास के लेवल को उसी प्रकार जो है संभाल कर रखें, उसी प्रकार बना रहने दीजिए जैसे कि आप परीक्षा भवन में प्रवेश करते समय था। ठीक है, तो कभी भी घबराना नहीं है। स्टार्टिंग के 10 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 15 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, नहीं घबराना है। अपने आप को शांत रखना है, अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल रखना है और यही आपको प्रारंभिक परीक्षा में सफल कराएगी। हालांकि यदि आप पढ़े नहीं हैं, तैयारी अच्छे से नहीं है तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप जीतेंगे, आत्मविश्वास नहीं है तो निश्चित रूप से ना जीतने का कोई ना कोई बहाना आप ढूंढेंगे। तो आपको बहाना ढूंढना है ना जीतने का या आपको जीतना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आत्मविश्वास के आपका लेवल क्या है परीक्षा के समय में। ठीक है, आज आप कह सकते हो आपके लिए मेरी तरफ से सेकेंड लास्ट वीडियो है और इसमें हम विशेष रूप से भौतिक विज्ञान को पूरा कवर करने वाले हैं, जहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपकी परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन है जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि छात्र इंटरमीडिएट में साइंस से रहा हो, या जरूरी नहीं है कि आप स्नातक जो है बीएससी या मतलब साइंस बैकग्राउंड से किए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना जरूरी है कि बेसिक नॉलेज आपको फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न आविष्कारों से संदर्भित पूछे गए हैं। ज़्यादातर पिछले 3 से 4 वर्षों के प्रश्नों को देखें तो ज़्यादातर प्रश्न जो हैं वो मात्रक से पूछे गए हैं। तो आपको इन्हीं सभी पर फोकस रहना चाहिए और उसी से संदर्भित कुछ फैक्ट भी मैं यहाँ पर आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इसमें यहाँ पे बोला गया है कि J.L. बियर्ड, जी ब्राउसा, कार्ल बेंज तथा जेम्स पकल में से मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बता दें, मशीन गन का जो आविष्कार है ये किया था जेम्स पकल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, मशीन गन का आविष्कार जेम्स पैकल द्वारा किया गया था। अगला है थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। तो आप जानते हो प्रारंभिक थर्मामीटर या थर्मोस्कोप, इसका आविष्कार जो है ये किया था गैलीलियो ने। गैलीलियो के बारे में आप जानते होंगे कि गैलीलियो ने जो है ये दूरबीन का आविष्कार किया था। और कक्षा 6, 7, 8 में जब आप पढ़ते रहे होंगे फिजिक्स, विज्ञान, तो वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगला है माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है किस लिए। माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग है ये किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए। तो याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला है विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है। तो विश्व की विशालतम दूरबीन है आइस क्यूब, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ आविष्कार और किसने उनका आविष्कार किया उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात है टाइपराइटर। टाइपराइटर की जब बात करते हैं तो इसका संबंध है सोल्स से। रेडियो की जब हम बात करते हैं तो इसका संबंध है मार्कोनी से। जब हम बात करते हैं सेफ्टी लैंप की तो इसका संबंध है डेबी से। ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात जब आती है तो आपको याद होना चाहिए विल्हेम्स
रायंटजेन ने आविष्कार किसका किया था? इन्होंने किया था एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला यहाँ पे जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं ये महत्वपूर्ण है, ये आपको रट जाना है, फिजिक्स के प्रश्न आपसे यहाँ से हो जाएंगे। अगला है, अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता कौन था? तो अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था विलियम हेनरी ब्रैग, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ आविष्कार दिए हुए हैं और यहाँ पे यदि आविष्कारक के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे कुछ आविष्कार दिए हुए हैं, जैसे जॉन गुटेनबर्ग। तो जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, ये आपको पता होना चाहिए। माइकल फैराडे की बात करते हैं तो माइकल फैराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बात करते हैं तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये आपको पता होना चाहिए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, माइकल फैराडे डायनमो, जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, ये आपको पता होना चाहिए। आगे यदि हम देखें तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने किया। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की? थॉमस एल्वा एडिसन ने की। गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर ने गैस इंजन की खोज की। अगला है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन, जो है ये फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन, जो है ये राडार का आविष्कारक थे। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किसका किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और इसके बाद आता है कि जे.एल. बेयर्ड का नाम किससे जुड़ा है? टेलीविजन के आविष्कार से इनका नाम जुड़ा है। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल बहुत महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार जो है इन्हीं की याद में दिए जाते हैं। आप सब जानते होंगे नोबेल पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ठीक है। और इसके बारे में भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, विशेष रूप से फिजिक्स का नोबेल, केमिस्ट्री का नोबेल, चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल और नोबेल शांति पुरस्कार। तो ये कुछ नोबेल कैटेगरी है, ये आपसे पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का किया था। अगला है, लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार किया थियोडोर मैमेन ने। किसने किया? थियोडोर मैमेन ने लेजर का आविष्कार किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे रेडियम की खोज किसने की? तो रेडियम की खोज की मैडम क्यूरी ने। याद रखिएगा, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। चेचक की यदि हम बात करें, इसका टीका बनाया एडवर्ड जेनर ने, इनका नाम आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक हैं और इनके आविष्कार दिए हुए हैं। अभी इनमें से आपने देखा कि अल्फ्रेड नोबेल का जो संबंध है ये डायनामाइट से है, ये आपका सही होना चाहिए। अल्फ्रेड नोबेल का संबंध डायनामाइट से है। चार्ल्स डार्विन की बात आती है, चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था, सबको पता है। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, उसका आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बात की जा रही है, ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल आप सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नक्षत्र भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है, ब्लैक होल जो हम पढ़ते हैं तो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया एस चंद्रशेखर ने, और एस चंद्रशेखर को भी नोबेल पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में? नक्षत्र भौतिकी के क्षेत्र में मिला। और जब बात आती है नोबेल की, तो आपको अभी बताया गया अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। ये किसने बताया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे जो होते हैं ये श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, कब? मृत होकर। तो ये बताया एस चंद्रशेखर ने, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है,
विज्ञान के जिस क्षेत्र में व्हाइट डॉर्फ के बारे में सीखेंगे वह क्या है? व्हाइट डॉर्फ के बारे में आप खगोल शास्त्र के अंतर्गत सीख सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे हर्ट्ज। याद रखिएगा, हर्ट्ज जो थे वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कार करता थे। अगला है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं किसके लिए? वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। अगला है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है ये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c का घोतक है, तो याद रखिएगा c जो है ये प्रकाश गति का घोतक है। ठीक है, E=mc² ये फार्मूला होता है। ठीक है, जब मात्रक आपको कभी निकालना होगा तो इसका यूज आपको करना पड़ेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण किस में थे? वायलिन बजाने में जो है ये निपुण थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के वे भविष्य कथन जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है। तो ये तीनों हैं, तीनों पता होना चाहिए। पहला, प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। और तीसरा, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इनका नाम है केबी फ्रिस्क। केबी फ्रिस्क को जो है मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो याद रखना है सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में। याद रखना है सर सीवी रमन को भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार मिला ये वर्ष 1930 में मिला। अगला है 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में। याद रखिएगा, रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की डेट क्या हो गई? 28 फरवरी, ये आपको याद रखना है। अगला है वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी किसकी मनाई गई? सीवी रमन की जो है जन्म शताब्दी मनाई गई, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किस पर आधारित है? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी की जब बात करते हैं तो ये बात आती है एस रामानुजम से। एस रामानुजम के जीवन पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ प्रश्न और हैं, कुछ आप कह सकते हो वन लाइनर और हैं जो आपको पता होना चाहिए। और निश्चित रूप से यदि हम कहें तो यदि आप इतने प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं, इस पीडीएफ का आप अध्ययन कर लेते हैं तो भौतिकी के ज़्यादातर प्रश्न आपके निकल जाएंगे। और करंट अफेयर्स की जब बात करते हैं, रवि जी ने आपको मास्टर वीडियो उपलब्ध कराया है, वहाँ से चीज़ों को आप जो बचा है कुछ, यदि मान लीजिए ऐसे बचा तो नहीं है लेकिन यदि कुछ बचा भी होगा तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? आप जानते हैं होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। ये ए विकल्प इसका यदि हम देखें सही है। अगला है होमी भाभा पुरस्कार किसे दिया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार दिया जाता है। स्टीफन हॉकिंस कौन थे? स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किसने किया था? तो जब बात आती है भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की, इन दोनों विषयों में अनुसंधान किसने किया? तो इन दोनों विषयों में अनुसंधान जगदीश चंद्र बोस ने किया, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर राजा रमन्ना जो हैं ये नाभिकीय भौतिकी से जुड़े हुए हैं। अगला है डॉक्टर
MS स्वामीनाथन, ये कृषि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। अगला है प्रोफेसर UR राव, ये अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हुए हैं। अगला है प्रोफेसर मेघनाथ साहा, ये उष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से जुड़े हुए हैं। तो ये PDF भी मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप चीज़ों को कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार रिवीजन अवश्य कर लीजिएगा, लेकिन अभी क्या प्रयास करना है कि इसी क्लास में मैक्सिमम चीज़ों को आप लेकर जाएं। अब इसमें यदि हम देखें, अगला कह रहा है भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका 24 जुलाई 2017 को निधन हो गया, इनका क्या नाम है? इनका नाम है प्रोफेसर UR राव। हालांकि ये अब नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 2017 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। उस समय ये समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण था, इसलिए पूछा गया, लेकिन जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है भारत में अणु बम के विकास में संबंधित कौन है? तो विकास में, अणु बम के विकास में जब बात करें भारत में, तो राजा रमन्ना जो हैं ये संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हरगोविंद खुराना, CV रमन, S चंद्रशेखर तथा जगदीश चंद्र बोस में से नोबेल पुरस्कार विजेता कौन से नहीं हैं? तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो जगदीश चंद्र बोस जो हैं, जिन्होंने भौतिकी के साथ साथ जीव विज्ञान में भी अनुसंधान किया, ये नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हरगोविंद खुराना और CV रमन को नोबेल, साथ ही साथ S चंद्रशेखर को नोबेल मिला हुआ है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसके लिए? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का जो संश्लेषण है ये हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। अगला है उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? MN साहा की एक महत्वपूर्ण देन है। क्या? उष्मीय आयनन सिद्धांत, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। फिर आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ मात्रक हैं और मात्रक से संबंधित फिजिक्स के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, और एक ही प्रश्न नहीं, 1 से 2 प्रश्न आप कह सकते हो हर बार फिजिक्स से जो संबंधित होते हैं वो मात्रक से पूछे जाते हैं। तो मात्रक सबका पता होना चाहिए। जो लोग फिजिक्स से जुड़े हैं उनको यदि नहीं भी पता होगा तो वो निकाल लेंगे। जैसे यदि पूछ लिया गया बल का मात्रक क्या है, ठीक है, तो वो तुरंत F बराबर ma होता है, इससे निकाल सकते हैं, या तो रट सकते हैं न्यूटन। F बराबर ma से निकालेंगे तो m कम हो गया किलोग्राम, a का क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यदि आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं तो कुछ मात्रक जो CGS सिस्टम के होते हैं, जो MKS सिस्टम के होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है बल, विद्युत धारा और वेग। बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशि है। तो इनमें से यदि हम बात करें तो मूल भौतिक राशि जो है वो विद्युत धारा है, ये आपको पता होना चाहिए। शक्ति का मात्रक क्या होता है? पावर, वाट होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट होती है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना है क्या क्या बेसिक जो होते हैं, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर, और प्रकाश वर्ष की जब बात करते हैं तो ये दूरी की इकाई है, ये पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। प्रकाश 1 वर्ष में जो दूरी तय करता है उसको हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अगला है 1 पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है किसके? तो याद रखिएगा ये बराबर है 3 × 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष। तो इसको रट जाइएगा, ठीक है। पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है ये दूरी का मात्रक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दूरी के 2 मात्रक हैं जो सामान्य रूप से जो फिजिक्स के छात्र नहीं होंगे वो नहीं जानते होंगे, रट लीजिएगा।
पहला प्रकाश वर्ष हो गया और दूसरा पारसेक हो गया। पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों दूरी के मात्रक हैं। अगला है, माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वह कौन सा है? वह है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में यदि आप 0.39 से गुणा कर देंगे तो आपको इंच प्राप्त हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। कैसे? 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो आप जानते हैं 1 नैनोमीटर की जब हम बात करते हैं तो ये होता है 10.9 मीटर। ठीक है, 10 का पावर -9 मीटर होता है किसमें? 1 नैनोमीटर में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 6 फीट, तो 6 फीट की जब बात आप करते हो तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर से, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ आपको मैंने बता दिया। अगला है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। मेगावाट आप जानते हैं, बिजली को जब हम देखते हैं कितने मेगावाट क्षमता है, तो बिजली नापने की जो इकाई है वह है मेगावाट। ठीक है, एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा को मापा जाता है। जैसे आप चार्जर लेते होंगे, मोबाइल चार्जर, उसमें होता है कि कितने एम्पियर का चार्जर है, तो विद्युत धारा को मापने की इकाई है एम्पियर। ठीक है, अगला है, प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में वह राशि जिसका कोई मात्रक नहीं है। देखो, विकृति होता क्या है? विकृति मतलब आप कह सकते हो कि कमी। विकृति मतलब कमी। कमी की जब बात करते हो तो इसकी कोई इकाई नहीं है। जैसे यदि मान लीजिए कोई रस्सी है या कोई रबर है, स्वतंत्र अवस्था में है तो उसकी लंबाई कुछ दूसरी होगी। उसी में यदि आपने कोई भार लटका दिया, ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये कोई रबर है, स्वतंत्र अवस्था में यहाँ से लटका हुआ है, तो इतनी लंबाई है। मान लीजिए इसी में आपने कुछ बेट लटका दिया तो इसकी जो लंबाई होगी ये थोड़ी सी बढ़ गई मान लीजिए, तो ये जो लंबाई बढ़ गई ना, इसी को बोलते हैं विकृति। तो विकृति का जो है ये कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति जो है कमी होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अगला है, सही सुमेलित है क्या? भौतिक राशियां यहाँ दी हुई है, यहाँ इकाई दी हुई है। जैसे त्वरण, त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की इकाई होती है न्यूटन। कार्य की इकाई होती है जूल। आवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकंड। द्रव्यमान का मात्रक या इकाई होता है किलोग्राम। दाब का मात्रक या इकाई होता है पास्कल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला, यहाँ पे पुनः वही चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इकाई, और वहाँ पे जो जिसकी बात की जा रही है वहाँ पे दी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो वाट, वाट किसकी इकाई है? शक्ति या सामर्थ्य की इकाई है। नॉट दिया हुआ है, आप जानते हो नॉटिकल मील आपने सुना होगा। नॉटिकल मील ये सब कहाँ से संबंधित होता है? ये संबंधित होता है ओशन से, समुद्र से संबंधित होता है। तो यहाँ पे नॉट की जब बात करते हैं तो समुद्री जहाज की जो गति होती है उसको हम नॉट से नापते हैं। नॉटिकल मील क्या होता है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई को हम बोलते हैं नॉटिकल मील। तो नॉट क्या है? समुद्री जहाज की गति है। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त की गई प्रयुक्त दूरी की इकाई है। कैलोरी किसकी इकाई है? उष्मा की है। ठीक है, बोल्ट किसका है? विभवांतर का मात्रक है बोल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है 1 हार्स पावर में होता है कितना वाट? तो 1 हार्स पावर की जब बात करते हैं तो 1 हार्स पावर में जो है ये 746 वाट होता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे? दबाव से। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, अब 10⁻³ को 1/1000 भी आप लिख सकते हो। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन की यदि हम बात करें तो क्योंकि ये मिलीमीटर में मैंने आपको बताया 10⁻³ मिलीमीटर, जब इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻6 हो जाएगा।
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि 1 माइक्रोन जो है वो बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डेसिबल दिया हुआ है, ठीक है, अश्वशक्ति दिया हुआ है, सेल्सियस दिया हुआ, समुद्री मीटर दिया हुआ है। तो डेसिबल क्या है, डेसिबल क्या है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। जैसे आप जानते हो कि आपके कानों के लिए, इसका जवाब आपको सही तरीके से देना है, आपके कानों के लिए अधिकतम कितने डेसिबल की जो ध्वनि है वो वैज्ञानिक चिकित्सीय दृष्टि से जो है वो बताई गई है कि आपके कानों के लिए इतने डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि नहीं आपको सुननी चाहिए। वो मात्रा क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति की बात करते हैं तो ये शक्ति की इकाई है। सेल्सियस की बात करते हैं ताप मापन की इकाई है। समुद्री मीटर की बात करते हैं तो वही हो गया नौ संचालन में दूरी की इकाई, जैसे नॉटिकल मील था वही समुद्री मील है, ठीक है। अगला यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में ऊष्मा की इकाई क्या है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वाट में यहाँ पे बात हो रही है ऊष्मा की, तो ऊष्मा की इकाई है वाट। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग तथा जूल में ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो आप जानते हो सेंटीग्रेड जो है ये ताप हम जो है इसका मापते हैं सेंटीग्रेड में। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, 1000 मीटर सबको पता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 10⁻⁻12 के बराबर होता है 1 पिकोग्राम, यह भी आपको पता होना चाहिए। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम। अगला है दाब की इकाई। दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। बल का इकाई है न्यूटन, ठीक है। क्षेत्रफल का इकाई होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन वर्ग मीटर ये दाब की इकाई है। दाब का मात्रक क्या है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम बल बटे वर्ग सेंटीमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। दाब का मात्रक हो गया ये किलोग्राम फोर्स इनटू, जैसे कि आप जानते हो कि बल बराबर होता है F बराबर ma होता है। अब जब इस संदर्भ में आप देखोगे तो अलग मात्रक निकल के आएगा। यदि आप न्यूटन याद किए हो तो वो अलग मात्रक है। तो जिस प्रकार से फार्मूले होते हैं उसी प्रकार से मात्रक निकलते जाते हैं। तो बेसिक जो मात्रक है उसको आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें यदि आप फिजिक्स से जुड़े हैं तो आसानी से कर सकते हैं, फिजिक्स से नहीं जुड़े हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन में समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तब आपको रटना ही पड़ेगा। अगला है बल, दाब, वेग और त्वरण में अदिश राशि कौन सी है। तो इसमें यदि हम अदिश राशि की बात करें तो दाब जो है इसमें अदिश राशि है, ये आपको पता होना चाहिए। सदिश और अदिश तो सबको पता होगा। अगला है तेल का एक बैरल होता है। तेल का एक बैरल जो है ये लगभग 159 लीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो बहुत डिबेट होता है कि तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल जो है इतना रेट है और भारतीय मार्केट में यदि हम देखें तो इसका अलग रेट है। तो प्रति बैरल आपको पता होना चाहिए एक बैरल में लगभग कितना तेल आता है। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल आता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। क्यूसेक, बाइट, रिएक्टर, बार। क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक होता है जल प्रवाह की दर। बाइट क्या होती है, ये कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर क्या होता है, भूकंप की तीव्रता जो है वो हम रिएक्टर में मापते हैं। बार क्या होता है, दाब को जो है हम कई बार जो है बार में भी नापते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, जल का जो बहाव है वो क्यूसेक में मापा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मापक यंत्र और उनके पैमाने दिए हुए हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा। सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है, आप जानते हो सोनार जो है आप कह सकते हो जो हमारी नौसेना है, जो समुद्री यातायात होता है, तो सोनार जो होता है ये कहीं ना कहीं उसका आँख कान होता है। तो सोनार प्रयोग में कहाँ लाया जाता है,
नौ संचालकों द्वारा। अगला है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का जानने का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? सोनार के द्वारा हम महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का जानने का प्रयास करते हैं। सोनार में हम उपयोग क्या करते हैं? प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग सोनार में किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता हम आर्डियोमीटर के माध्यम से नापते हैं। अगला है, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंड वेन में से वायु की गति किससे मापी जाती है? तो इनमें से वायु की गति की यदि हम बात करें तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति जो है वो मापी जाती है। एमीटर क्या है? एमीटर जो है ये संबंध है विद्युत धारा से। टैक्योमीटर क्या होता है? क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का मापन करने के लिए हम टैक्योमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है, पायरोमीटर का प्रयोग कब किया जाता है? उच्च ताप के मापन के समय पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव्य तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है किसको? विकिरण तापमापी को जो है ये पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, मात्रक, सबसे पहले आपको मात्रक अवश्य देख लेना है। मात्रक बहुत ज़रूरी है। मात्रक के साथ साथ जो आविष्कार हैं, जो कुछ आविष्कार हैं जो विशेष रूप से आप माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो प्राइमरी के बाद जैसे आप कक्षा 6, 7, 8 में विज्ञान से संबंधित जो चीज़ें पढ़ते हैं बेसिक, वही चीज़ें ज़्यादातर आपकी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें कि इंटर के भौतिकी से कोई प्रश्न बनता है? नहीं, इंटर के भौतिकी से आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं वो वही प्रश्न है जो प्रारंभिक परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं जो संबंध है उनका, उन प्रश्नों का, वो वहीं से संबंध रखता है जो 6, 7, 8 की बुक है। तो यदि आप किसी ने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के संदर्भ में 6, 7, 8 की जो पुस्तक है साइंस की, उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से फिजिक्स में समस्याएं आपको नहीं होंगी। आज मैं आपको इससे संबंधित जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले 1 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं फिजिक्स से संबंधित, वह भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसको भी आपको देख लेना है, उससे भी आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो आज की जो विशेष रूप से फिजिक्स की चर्चा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार मात्रक सारे पढ़ लीजिएगा। मात्रक पढ़ने के साथ साथ जो इसमें अतिरिक्त चीज़ें दी हुई हैं, जैसे खोजें, विभिन्न खोजों के बारे में बताया गया है कि किसके द्वारा कौन सी खोज की गई, उसको भी आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है और निश्चित रूप से इससे आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए, यदि आप कहते हैं कुछ प्रश्न मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चलिए कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 15 से 20 प्रश्न हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, ठीक है। लेकिन एक एक करके प्रश्न देख लेते हैं तो इससे आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में इन दिनों पूछे जा रहे हैं। विशेष रूप से जो प्रश्न हैं ये आप कह सकते हो 2017 से लेकर उसके बाद की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। इनमें से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? 2018 में पूछा गया है, ये आपके सामने लिखा है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की जब बात करते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्यों? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, जो लोग केमिस्ट्री जानते होंगे वो इसी तरह से याद करते हैं इस आवर्त सारणी को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो ये आपको आवर्त सारणी रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको याद रखना है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक जो है वो प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में 1 न्यूट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा कि जो ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम में आपको 1 न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। जो हल्का हाइड्रोजन, साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक होता है प्रोटियम, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सी विकल्प सही उत्तर है, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 आपके साथ है।
प्रश्न संख्या बोला जा रहा है एंगस्ट्राम इकाई किसकी है। अभी मैंने आपको बताया था, याद होगा, यदि याद नहीं है तो गलत चीज है, आपको याद होना चाहिए। एंगस्ट्राम कई बार पूछा गया है कि एंगस्ट्राम किसकी इकाई है। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, ऊर्जा या वेग, किसकी इकाई एंगस्ट्राम है। और आप जानते हो एंगस्ट्राम में हम तरंगदैर्घ्य को मापते हैं, ठीक है। तो एंगस्ट्राम किसकी इकाई होगी, तरंगदैर्घ्य, अभी हमने पढ़ा था। आवृत्ति की बात करें तो आपने हर्ट जो सुना था, हर्ट जो है ये आवृत्ति की इकाई होती है। तो तरंगदैर्घ्य का जो मापन है वो एंगस्ट्राम में किया जाता है। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो याद रखिएगा, एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, और तरंगदैर्घ्य का जो मापन है वो एंगस्ट्राम में किया जाता है। अगला, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय की, दूरी की, गति की, प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। यदि हम बात करें तो आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया कि जो दूरी है, दूरी की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 9 × 4.6 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो 2020 में ये पूछा गया है। अगला प्रश्न, आवृत्ति को मापा जाता है। अभी आपको मैंने बताया आवृत्ति को जो है वो हर्ट्ज में मापा जाता है, और मैंने आपको ये भी पूछा था अभी कितने में, आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। और आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। तो याद रखिएगा, सामान्य मनुष्य जो है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को आसानी से सुन सकता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज। कब पूछा गया है, 2018 में। तो आपका विश्वास निश्चित रूप से, जब आप विगत वर्षों के प्रश्नों को देखोगे, आपका विश्वास बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके होते हैं। सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, किसके होते हैं ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, जिसको SiO2 लिखा जाता है। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में भी पाए जाते हैं, वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वो मानव निर्मित होते हैं। तो याद रखना है कि जब बात किया जाए कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके होते हैं, तो ये होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये आप रट जाइएगा, 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 2019 में फिर पूछ लिया गया, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। अभी आपने देखा था कि आवृत्ति का जो मात्रक है वो हर्ट्ज है। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, एक ही प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसीलिए कह रहा हूं मात्रक अच्छे से रट जाइएगा। मात्रक के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण यदि देखना है तो जो आविष्कार हुए हैं उसको आप रट जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है। पुनः इकाई से प्रश्न 2018 में, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है या सामर्थ्य की जो इकाई होती है वो है वाट। तो इसका सही उत्तर है वाट। अगला, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता की यदि हम बात करते हैं तो याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रट जाइएगा। आर्द्रता जब हम मापते हैं तो हाइग्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। चलिए अगला, दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई क्या है। न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन मीटर। दाब की इकाई क्या होती है, यहां पे बोला जा रहा है आपसे। तो दाब की इकाई जब पूछा जाए, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल की इकाई न्यूटन, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर। तो मतलब ए विकल्प इसका सही उत्तर है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए अगला, दाब का मात्रक है। पुनः दाब का मात्रक पूछ लिया गया।
अब देखो दाब का मात्रक यहाँ पे क्या निकालना, अभी तक आपने देखा था दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब यदि हम देखें यहाँ पे यही है कि यदि आप फिजिक्स पढ़े हैं थोड़ा सा तो आपको मदद मिलती है। अब F बराबर ma होता है, ठीक है, और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, F अपॉन एरिया। अब F का यदि हम किलोग्राम इस यूनिट में निकालेंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बल का हो गया, और एरिया का यदि हम निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि निकालेंगे तो कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप ई विकल्प पर जाओगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। आप जानते हो अदिश राशि की जब बात करते हैं तो दाब अदिश राशि है, क्योंकि जब हम त्वरण की बात करते हैं तो इसके लिए दिशा जरूरी है, बल के लिए भी दिशा जरूरी है और वेग के लिए भी दिशा जरूरी है। कब पूछा गया, 2019 में। इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया था विकृति क्या होती है। विकृति जैसे किसी वस्तु में जो है आप कह सकते हो जो कमी आती है, जो किसी वस्तु विशेष में जो समस्या उत्पन्न होती है, जो कमी उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं विकृति। तो विकृति विशेष रूप से क्या है, विकृति विशेष रूप से एक कमी है जो किसी वस्तु में होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई आप किसी पे भार लटकाते हैं जो आपकी लंबाई उसकी बढ़ जाती है तो वो विकृति है। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं, ठीक है। विकृति एक विमाहीन राशि है, इसको बताएं। सही कथन चुनिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से कम है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही कथन चुनना है। अब यहाँ पे देखोगे तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है। ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है। रट जाइएगा, दो चीज यहाँ पे है और ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला जा रहा है, बैगनी रंग की बात करते हैं तो इसका जो तरंगदैर्घ्य, दो चीज याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। तो जो बैगनी कलर होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य लोवेस्ट होता है, लेकिन आवृत्ति जो है ये सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और जब लाल की हम बात करते हैं तो लाल में भी इस तरह से तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। तो लाल कलर की जब बात करते हैं तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इसकी जो आवृत्ति होती है ये न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा, लाल कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति जो है ये न्यूनतम होती है। तो दोनों में उल्टा एक चीज है, एक का किसी का भी आपको याद रख लीजिए, लाल या बैगनी किसी को भी आप एक याद रख लीजिए। लाल को याद रख लीजिए, आसानी है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, आवृत्ति सबसे कम होती है। बैगनी की जब बात करते हैं तो बैगनी की जो आवृत्ति होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो लाल का उल्टा बैगनी है, कोई एक याद रख लीजिए, बाकी आपका जवाब आपको निकल जाएगा। चलिए अगला है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं नाभिक या न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं। ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने को क्या कहते हैं। द्रव अवस्था में बिना आए सीधे यदि वो गैस में परिवर्तित हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है वो ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, कॉस्मिक किरणें कौन सी हैं। कॉस्मिक किरणें कौन सी होती हैं। कॉस्मिक किरणें एक आवेशित कण हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि कितने आसान से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गॉड पार्टिकल क्या होता है,
हिग्स बोगान को आप गार्ड पार्टिकल कहते हो। तो यदि आप 2016 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों का आप अध्ययन कर लेते हो बीपीएससी के संदर्भ में, विशेष रूप से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन से टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बन रहे हैं, और निश्चित रूप से उतना पढ़ने मात्र से आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कहीं अलग कोई विशेष पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लूसेंट है 4 से 6 पेज में दिया होगा, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। इन 2 दिनों में यदि देखें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ें आपकी बेहतर हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, तो आज की जो चर्चा है उसको यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कल रसायन विज्ञान के साथ मिलेंगे और रसायन विज्ञान को इसी तरह से देख लेंगे, और उसी के बाद हमारी चर्चा समाप्त होगी। मस्तिष्क को अपने रिलैक्स देंगे और परीक्षा भवन में जाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने पक्ष में चीज़ों को बनाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।